Hello my dear friends, thank you for subscribing my channel as the upcoming videos are going to be on the trickiest topic which will be explained simply. Those who have not subscribed yet, hit the subscribe button and be the part of learning journey of Easily English. Today we will start with the line by line explanation of the poem Beethoven. Shane Koyczan, who is the poet of this poem. In this poem, he has given the description of a father and son's relationship. The poet uses personal narrative to deal with the theme of social justice, mental health, and love. This poem Beethoven not only narrates the story of Beethoven, who was physically abused by his father, as well as his mental family. In this poem, the poet tells us that Beethoven was badly treated by his father. He was not getting any appreciation, so he isolated himself. He was just trying to achieve the excellence. When he actually achieved the excellence in music, musicians were calling him mad. बीथोवन के पास ऐसी पावर थी जिससे वो अपने इमोशंस को म्यूज़िक में ट्रांसफॉर्म करते थे. Now we will start with the poem Beethoven. Listen, his father made a habit out of hitting him. जब पोएट पोएम को लिसन वर्ड से स्टार्ट करता है तो ये बताता है अपने रीडर्स को लिसन टू द पोएट केयरफुली, क्योंकि वो इसमें आपको बीटहोवन के बारे में बताने जा रहे हैं. और वो सेकंड लाइन से ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे बीटहोवन के फादर उन्हें हमेशा मारते थे. His father made a habit out of hitting him. Hitting him means beating him. See, some men drink, some men yell. देखो, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग शाउट करते हैं. Some men hit their children. और कुछ लोग अपने बच्चों को मारते हैं. This man did it all because I guess all men want their boys to be geniuses. इस लाइन में पोएट कहते हैं कि बीटहोवन के फादर, दिस मैन मीन्स बीटहोवन्स फादर, डिड इट ऑल, ये सब करते थे. ये सब मीन्स ऑल मीन्स ड्रिंक, येल एंड बीटिंग द चिल्ड्रन. ये सब वो करते थे बीटहोवन के साथ. बिकॉज आई गेस ऑल मैन, बिकॉज पोइट ये सोचते हैं कि सभी मैन जितने भी मेल हैं, दे वॉन्ट देयर बॉयज़ टू बी जीनियसेस. वो ये चाहते हैं कि उनके सन्स जो हैं वो जीनियस बने. नेक्स्ट पोइट बोलते हैं बीटहोवन. सेम वॉज द केस ऑफ बीटहोवन. Little boy living in a house where a name meant nothing. Little boy means Beethoven. Beethoven एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर नाम की कोई वैल्यू नहीं थी. Name meant nothing means if the popularity and name and fame was not having any meaning. Next line में poet फिर बताते हैं living in a house where mercy had to be earned. बेथोवन एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ मर्सी, पिटी, सिंपथी अर्न करनी पड़ती है. मीन्स अगर आप चाहते हो कि कोई आप पर सिंपथी, कोई आप पर पिटी करे, कोई आपके साथ सिंपथी करे, तो वो आपको अर्न करनी पड़ेगी. बीटहोवन को वो अर्न करनी पड़ेगी. कैसे अर्न करनी पड़ेगी? थ्रू ईच परफेक्ट नोट. हर एक परफेक्ट म्यूज़िकल नोट के साथ उन्हें एक परफेक्ट म्यूज़िकल नोट फ्रेम करना होगा, तभी उन्हें कोई उनके साथ पिटी करेगा. वो परफेक्ट नोट कैसा होना चाहिए? टम्बलिंग अप थ्रू द रूफ टू टिकल द टोज ऑफ एंजल्स. वो परफेक्ट म्यूज़िकल नोट जो है वो रूफ से होता हुआ एंजल्स के पास जाना चाहिए और उनके टोज को टिकल करना चाहिए, उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए. वो एंजल्स जो हेवन में हैं, हुज हार्प्स कुडंट होल्ड, जिनके हार्प्स मीन्स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा म्यूज़िकल नोट नहीं बना सकते. होल्ड मीन्स मेकिंग. नेक्स्ट लाइन में पोएट बताते हैं हाफ द पैशन दैट वाज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ अ यंग बॉय हु वाज हार्ड ऑफ हियरिंग. एक ऐसा म्यूज़िकल नोट जो हेवन में जाकर एंजल्स के टोस पर टिकल करता है. वो एंजल्स जो कि अपने हार्प्स पर म्यूज़िकल नोट फ्रेम कर रहे हैं, और बीटहोवन का जो म्यूज़िकल नोट है वो उनके म्यूज़िकल नोट को सरपास करता है. एंजल्स का म्यूज़िकल नोट इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना इफ़ेक्टिव बीटहोवन का म्यूज़िकल नोट है. यंग बॉय का मतलब बीटहोवन है, और बीटहोवन वो है जो हु वॉज नॉट एबल टू हियर वेल. पोइट फिर कहते हैं बीटहोवन
who heard his father's anthem every time he put finger to ivory. It was not good enough. बीटहोवन के साथ क्या होता है, उनके फादर जो हैं वो हर टाइम उनको डांटते हैं, उन्हें गुस्सा करते हैं. हु हर्ड हिज फादर एंथम, बीटहोवन हर समय अपने फादर का एंथम सुनते हैं. एंथम मीन्स द सॉन्ग यू कैन से which is actually trying to lift the spirit of Beethoven. Every time he put finger to ivory, he means Beethoven. जब भी बीटहोवन अपनी फिंगर्स को पियानो कीज पर रखते हैं तो उनके फादर उन्हें कहते हैं इट वॉज नॉट गुड इनफ. जो म्यूजिकल नोट जब बीटहोवन अपनी फिंगर्स को पियानो कीज पर रखकर फ्रेम करते हैं उसके लिए उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलती. उनके फादर उन्हें कहते हैं ये अच्छा नहीं है. तो ही प्लेड स्लोली. वंस अगेन वो उसको फ्रेम करने के लिए स्लोली प्ले करते हैं. सो ही प्लेड स्लोली नॉट गुड इनफ. अगेन उनके फादर उन्हें यही कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है. सो ही प्लेड सॉफ्टली. अब वो सॉफ्टली म्यूजिकल नोट फ्रेम करते हैं. नॉट गुड इनफ. उनके फादर उन्हें फिर कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है. सो ही प्लेड स्ट्रांगली. अब वो अनॉयड हो जाते हैं और बहुत स्ट्रांगली प्ले करते हैं तो उनके फादर फिर उन्हें यही कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है. एंड वेन ही कुड प्ले नो मोर हिज फिंगर्स क्रैम्प्ड अप लाइक द gnarled रूट्स ऑफ ट्री ट्रंक्स. जब बीटहोवन ज़्यादा म्यूज़िक नहीं फ्रेम कर सकते हैं, थक जाते हैं, उनकी फिंगर्स जो हैं वो क्रैम्प्ड अप हो जाती हैं, मीन्स ट्विस्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ गेटिंग टायर्ड लाइक द gnarled लाइक द. And when he could play no more and his fingers cramped up like the gnarled roots of the tree trunks. जब वो ज़्यादा म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते हैं और उनकी फिंगर्स जो हैं दे आर गेटिंग टायर्ड. क्रैम्प्ड अप मीन्स गेटिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ द ओवर यूज. like the gnarled root, like the twisted shape of the tree trunk. It was not good enough. उनके फादर फिर उन्हें यही कहते हैं कि म्यूजिकल नोट अच्छा नहीं है. When he could play no more, and when he could play no more means जब वो ज़्यादा म्यूजिकल नोट नहीं बना सकते हैं. एंड हिज फिंगर्स क्रैम्प्ड अप. और उनकी फिंगर्स जो हैं वो टायर्ड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ओवर यूज. लाइक द gnarled roots of tree trunk, like the strange shape of the tree trunk. It was not good enough. उनके फादर फिर उन्हें यही कहते हैं कि ये म्यूजिकल नोट अच्छा नहीं. पोइट दोबारा कहते हैं बीटहोवन अ म्यूजिशियन विदाउट हिज मोस्ट प्रीशियस टूल हिज ईयर ड्रम्स. बीटहोवन एक ऐसे म्यूजिशियन थे जिनके पास उनका सबसे अच्छा और प्रीशियस टूल नहीं था. और म्यूजिशियन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीशियस टूल क्या होता है, उनके ईयर ड्रम्स. Could no longer pound out rhythms for the symphonies playing in his mind. बीटहोवन बिल्कुल भी जो सिम्फनीज उनके माइंड में चल रही हैं, जो भी म्यूज़िकल फीलिंग्स इमोशंस उनके माइंड में चल रहे हैं, जो भी ट्यून्स उनके माइंड में चल रही हैं, ही कैन नॉट मेक अ पीस ऑफ म्यूज़िक ऑन एन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ही इज़ नॉट एक्चुअली उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता. He couldn't hear the audience's clapping. वो ऑडियंस की क्लैपिंग भी नहीं सुन सकते. अगर कोई उन्हें अप्रिशिएट करता है ऑडियंस में क्लैप करके तो वो भी नहीं सुन सकते. couldn't hear the people loving him. और ना ही वो लोग जो उन्हें पसंद करते हैं उनको सुन सकते हैं. couldn't hear the women in the front row whispering Beethoven. ना ही वो उन women की साउंड सुन सकते हैं, उन women की वॉइस सुन सकते हैं जो कि फ्रंट रो में ऑडियंस में बैठी हैं और जो कि बीटहोवन से इम्प्रेस है और जो कि बीटहोवन का नाम विस्पर कर रही हैं. बीटहोवन एज दे लेट द म्यूज़िक इन्वेड देयर नर्वस सिस्टम. दे यहाँ पर ऑडियंस के लिए यूज़ किया गया है. एज दे लेट द म्यूज़िक इन्वेड देयर नर्वस सिस्टम. बीटहोवन का जो म्यूज़िक है वो फोर्सिबली उनके नर्वस सिस्टम में एंटर करता है. यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है अर्माडा से. अर्माडा एक लार्ज बोट होती है, लार्ज फ्लीट होती है. मार्चिंग थ्रू फायरिंग कैनन बॉल्स डिटोनेटिंग एवरी मॉलिक्यूल. बीटहोवन का म्यूज़िक जो है वो इस तरह से ऑडियंस के नर्वस सिस्टम में जाता है जैसे फोर्सफुली अर्माडा जो है वो कैनन बॉल्स के एक्सप्लोजन में से निकलता हुआ जा रहा है. इन देयर बॉडी इनटू एक्सप्लोजन ऑफ हेवनली सेंसेशन. इन अ सेम वे बीटहोवन का म्यूज़िक भी ऑडियंस की बॉडी में उनके नर्वस सिस्टम में जा रहा है एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग द डिवाइन फीलिंग. नोट लीविंग ट्रैक मार्क्स ओवर एवरी इंच ऑफ दैट बॉडी. हर एक म्यूज़िकल नोट एक ट्रेस, एक मार्क छोड़ता है ऑडियंस की
ऑडियंस के ऊपर, मेकिंग दैम एक फॉर मीन्स विश फॉर, लॉन्ग फॉर वन मोर हिट, एंड ऑडियंस इज एक्चुअली विशिंग फॉर वन मोर हिट। और ऑडियंस ये चाहती है कि एक और हिट सॉन्ग, हिट म्यूजिकल नोट बीटहोवन फ्रेम करें। ही वॉज एन एडिक्शन, बीटहोवन वॉज एन एडिक्शन फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस को उनकी एडिक्शन हो गई है, ऑडियंस हर समय बीटहोवन को ही सुनना चाहती है। किंग्स क्वींस इट डिडंट मैटर। अब पोइट बताते हैं किंग्स और क्वींस बीटहोवन के लिए कोई मैटर नहीं रखते। यहाँ थोड़ा सा ये भी पता लगता है कि बीटहोवन जो है वो ईगोइस्टिक हो रहे हैं। बीटहोवन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने उनके किंग है या क्वीन है। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर नो मन। मैन मीन्स बीटहोवन। बीटहोवन सिर्फ किसी के लिए भी वो नहीं झुकते अपनी नीज पर, बट एम्प्यूटेटेड द लेग्स ऑफ हिज पियानो। बट इवन ऑन द अदर हैंड उन्होंने क्या किया है, अपने पियानो की लेग्स को कट ऑफ कर दिया है, सो ही कुड फील द वाइब्रेशन थ्रू द फ्लोर, सो दैट वो फील कर सकें म्यूज़िक की वाइब्रेशन को, पियानो कीज की वाइब्रेशन को फ्लोर के जरिए। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर म्यूज़िक। तो पोएट ये बताते हैं कि मैन मीन्स बीटहोवन सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के लिए ही झुके हैं। म्यूज़िक वॉज एवरीथिंग फॉर हिम। ही वॉज, इवन दो ही वॉज एन एगोइस्टिक मैन, ही वॉज not paying attention to any king and queen or any rank, he was only respecting or loving music. बट बीटहोवन म्यूजिक को कितना प्यार करते हैं और उसके लिए वो किस लेवल तक प्रैक्टिस करते हैं। हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि बीटहोवन कैसे जीनियस हैं, कैसे अपने थॉट्स को अपने म्यूजिकल नोट्स में एक्सप्रेस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, द रेस्ट ऑफ द पोएम विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. So please like, share and subscribe my channel Easily English.